Hello students, very good morning to all of you. This is lecture number 3 of chapter number 20 कंकाल एवं पेशी तंत्र गमन और संचलन। और उसके अंतर्गत हमने कल आपको ये डायग्राम बताया था और इसी डायग्राम को मैं कैरी ऑन कर रहा हूं और इसी डायग्राम से आपको समझना है जो को समझना है। ये डायग्राम अगर आपको ठीक से अच्छे से पता है, याद है, तो आप नेक्स्ट वीडियोस को जो टॉपिक है उसको आसानी समझ सकते हो। टॉपिक का नाम है पेशी संकुचन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रक्शन। आखिर मांसपेशियां कैसे सिकुड़ती हैं, कैसे फैलती हैं, उसके लिए आपको इस डायग्राम को अच्छे से देखना होगा और सारी चीजें आपके सामने हैं। सक्रिय स्थल है, ट्रोफोमाइसिन प्रोटीन है, सबको पता है, ठीक है ना। जेड रेखा है, आई बैंड है, एच क्षेत्र, एम रेखा, सब पता है आपको। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि संकुचन की क्रियाविधि कैसे होती है, ठीक है ना। तो मैं यहां से इन चीजों को हटा रहा हूं, सारी चीजों को यहां से। ये ट्रोपोमाइसिन वगैरह है आपके पास में, यहां तक ठीक है। अनपद सेतु यहां से हटा रहा हूं। अब इस चित्र से हम समझेंगे, बड़ी आसान सी बात है। देखिए भैया जी, पेशी संकुचन क्रियाविधि के 4 चरण हैं। पहला चरण है उत्तेजनशीलता। क्या है? उत्तेजनशीलता, ठीक है ना। दूसरा चरण है पहला पॉइंट है, पहला चरण है उत्तेजनशीलता। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है उत्तेजन संकुंचन युग्म। उत्तेजन संकुंचन युग्म। तीसरा है संकुचन और चौथा पॉइंट है शिथिलन। शिथिलन। 4 बिंदु में हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। उत्तेजनशीलता पहला पॉइंट। उत्तेजनशीलता क्या होती है? एक्साइटमेंट, कि पेशी को पहले उत्तेजित होना पड़ेगा। और उत्तेजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा देखें। देखो, जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर आकर के पेशी पर लगता है, ध्यान देना, जब भी कोई एक्सटर्नल बाहरी प्रेशर आकर पेशी पर लगता है तो उस स्थिति के अंतर्गत यहां पर ये सोडियम आयन अंदर की ओर मूव करते हैं। और जब ये सोडियम आयन अंदर की ओर मूव करते हैं तो जो पेशी झिल्ली है, ये वाली पेशी झिल्ली है, इस पेशी झिल्ली पर बाहर और भीतर की ओर इम्बैलेंस हो जाता है। यानी सोडियम आयन जितने बाहर होने चाहिए थे अब उतने नहीं रहते, वो अंदर की ओर आने से एक इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए 10 सोडियम आयनों को बाहर रहना था, वो 10 की जगह 5 रह जाएंगे, एक इम्बैलेंस हो जाएगा और एक विद्युत विभव की उत्पत्ति होगी। किसकी होगी भैया जी? विद्युत विभव की उत्पत्ति होगी। तो यहां पर बाहरी प्रेशर से एसीटाकोलिन पदार्थ के कारण से, क्योंकि आपको पता होगा हमारी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो पेशियों के अटैचमेंट में रहती हैं। जैसे ही तंत्रिका कोशिकाओं से कोई आवेग जाता है तो एसीटाकोलिन नाम का पदार्थ निकलता है। वो एसीटाकोलिन नाम का पदार्थ बाहर मौजूद सोडियम आयनों को अंदर की ओर मूव करवाता है। और जब बाहर मौजूद सोडियम आयन अंदर की ओर मूव करते हैं तो बाहर और भीतर, यानी पेशी झिल्ली के बाहर भीतर एक इम्बैलेंस की स्थिति क्लियर हो जाती है। एक इम्बैलेंस होने से विद्युत विभव उत्पन्न होता है और इस विद्युत विभव के उत्पन्न होने से क्या होता है? करंट प्रवाहित होता है और इसी को पेशी की उत्तेजनशीलता कहते हैं। समझ में आ गई? उत्तेजनशीलता कहते हैं। तो देखिए, अब उत्तेजनशीलता आ गई पेशी के अंदर। ये सब 1 सेकंड में होता है। करंट आया, ऐसे हटा लिया, सारा काम ये हो गया। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। तो सबसे पहले एक्टिवनेस आती है, उत्तेजनशीलता आती है, एक्साइटमेंट आता है। अब उत्तेजनशीलता हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि सोडियम का डिस्टर्बेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एसिटाकोलिन आया। क्यों आया एसिटाकोलिन? तंत्रिका कोशिकाओं से आया। ठीक है। अब क्या होता है साहब? अब होता यह है कि ये सोडियम जाकर के और अंतःप्रदब्बी जालिका में मूव करेगा, अंदर जाएगा, यहां जाएगा सोडियम। ये सोडियम प्लस आयन अंतःप्रदब्बी जालिका में जाएंगे या पेशी प्रदब्बी जालिका में जाएंगे और बदले में यहां से क्या निकलेंगे? यहां से कैल्शियम निकलेगा। क्या निकलेगा? कैल्शियम। ये होता है। यानी अंतःप्रदब्बी जालिका या पेशी प्रदब्बी जालिका में
कैल्शियम आयन ऑलरेडी पाए जाते हैं, तो वो सोडियम की जगह रिप्लेस होते हैं। सोडियम अंदर मूव करता है, कैल्शियम बाहर निकलता है। समझ में आ गई? और यह कैल्शियम जाकर के मूव करता हुआ और यहां जाकर के चिपक जाएगा। कहां जाकर चिपक जाएगा? ट्रोपोमाइसिन से चिपक जाएगा, इससे चिपक जाएगा। समझ में आ गई? इससे चिपक जाएगा, ट्रोपोमाइसिन की जो परत होती है उससे चिपक जाएगा। इस चिपकने से ही उत्तेजन संकुंचन युग्म बनता है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गई बात? पहला पॉइंट क्या था? उत्तेजन हुआ, ठीक है साहब। उत्तेजनशीलता होने से सोडियम आयन अंदर गए, ठीक है साहब। ये सोडियम आयन अब अंतः प्रदब्बी जालिका या पेशी प्रदब्बी जालिका के अंदर चले गए और वहां से उन्होंने कैल्शियम को रिमूव किया। और जब कैल्शियम आयन वहां से रिमूव हुए तो वो जाकर के, और जो ये एक्टिन प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पतली पतली रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इन पर जो सक्रिय स्थल दिख रहे हैं, उनके ऊपर जो परत दिख रही है ट्रोपोमाइसिन की, समझ में आ रही बात? नहीं, प्रोटीन है, उससे चिपक जाएंगे। ट्रोपोमाइसिन और कैल्शियम का एक लविंग नेचर होता है, एक प्रेम होता है, एक दोस्ती होती है, एक याराना होता है, इसलिए उससे चिपक जाते हैं। इस घटना को बोलते हैं उत्तेजन संकुंचन युग्म। समझ में आ गई बात? और अब शुरू करते हैं अपन, संकुचन क्या होता है। जैसे ये संकुच युग्म बनता है वैसे ये इसका दोस्त है। किसका दोस्त? कौन? कैल्शियम का दोस्त ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन किसका दोस्त है? ये ट्रोपोमाइसिन देख लो, ये वाला कैल्शियम का दोस्त है। तो कैल्शियम को पकड़ता है, खींचता है कि चले यार घूमने चलते हैं, और चला गया घूमने। समझ में आ गई? नहीं आई? ठीक है ना? तो जैसे ही ये कैल्शियम इसको लेकर के, ये कैल्शियम ट्रोपोमाइसिन को लेकर के मूव करेगा, वैसे ही यहां पर ये ओपन हो जाएंगे। देख लो, हो गए ओपन के नहीं हो गए? देख लो देख लो, ये ओपन हो गया प्लेस, और मैंने रेड निशान बनाया है कि यहां पर अब मामला गड़बड़ है। ये ओपन हो गए भैया जी, ये प्लेस ओपन हो गया। समझ में आ गया? इस तरह से सारे प्लेस ओपन हो जाएंगे, जितने भी सक्रिय स्थल है सारे के सारे सक्रिय स्थल ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो गया? कैल्शियम ट्रोपोमाइसिन को लेकर के भाग गया, ठीक है ना? तो सक्रिय स्थल मुक्त हो गए, फ्री हो गए, और अब तैयार हैं। क्या तैयारी है? ये सक्रिय स्थल इस अनुप्रस्थ सेतु से चिपक जाएं, लेकिन इनके बीच अभी भी गैप है, रिक्त स्थान है। और इस रिक्त स्थान में आकर के अब कोई और चीज आकर के आएगी, और इस रिक्त स्थान में एटीपी आकर के लग जाता है। भैया जी क्या लग जाता है? एटीपी। क्या लग जाता है? एटीपी। अब तुम कहोगे सर एटीपी कहां से आया? ठीक है ना? तो एटीपी आएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहते हैं। तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी दे रहा है, एटीपी जाकर के इंतजार कर रहा है, घूम रहा है। जैसे ही एटीपी को मौका मिला, वो अनुप्रस्थ सेतु और सक्रिय स्थल के बीच में जाकर के फंस गया, ठीक है ना? और एटीपी ने इनका सर्किट पूरा कर दिया, इनके बीच का जो गैप था उसको पूरा कर दिया, और सर्किट पूरा करते ही विद्युत विभव की जो उत्पत्ति होती है उसकी वजह से मूवमेंट शुरू हो गया, करंट प्रवाहित हुआ, धारा प्रवाहित हुई, और इस वजह से ये जेड रेखाएं अब धीरे 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 करके नजदीक आ रही हैं। याद रखना, जब जेड रेखाएं नजदीक आएंगी तो ये जो पतली पतली रेखाएं एक्टिन की, ये भी नजदीक आएंगी। लेकिन याद रखना, कभी भी ये जो ए बैंड है, जो मोटी रेखाएं हैं, जो मायोसिन की रेखाएं हैं, ये मूवमेंट नहीं करती हैं, ये स्थिर रहेंगी। यूं समझ लो कि ये स्थिर है पेन, ये ग्रीन वाला, और ये रेड वाला पेन इसके ऊपर सरकता हो जा रहा है। समझ में आ गई? नहीं आई? ठीक है ना? समझ में आया? इस प्रकार की पोजीशन हो जाएगी, ये वाली पोजीशन हो जाएगी। देखो ये ग्रीन वाला स्थिर पेन है, और ये दोनों नजदीक आते आ रहे हैं। जितना आ सकते आएंगे, फिर टच हो जाएंगे, आएंगे। इस पोजीशन को संकुचन कहते हैं। यानी संकुचन की पोजीशन में एटीपी के निर्माण, एटीपी होने से ये एटीपी टूट जाएगा, ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, सर्किट पूरा हो जाएगा, जेड रेखाएं नजदीक नजदीक आएंगी, एक दूसरे के पास आएंगी जेड रेखाएं। और ऐसी स्थिति में ये जो अनुप्रस्थ सेतु हैं वो एक एक करके 1 by 1, 1 फिर 2 फिर 3, एक एक करके सक्रिय स्थलों पर फिसलेंगे। जब ये नजदीक आएंगी तो एक एक करके सक्रिय स्थल, ये तो यहाँ अपनी जगह पर ही है, ये आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, इस प्रकार 1 by 1 करके फिसलेंगे। इसी स्थिति को संकुचन कहते हैं। जेड रेखाएं जितना नजदीक आ सकती हैं, आती हैं। समझ में आई बात? और फाइनल स्टेज में क्या होता है, अंतिम पोजीशन में क्या होता है कि जब ये संकोचन पूरा हो जाता है, ऐसे हाथ को हमने खींचा,
ऐसे हाथ को हमने खींचा, फिर हम धीरे धीरे करके हाथ को वापस अपनी पोजीशन में लाते हैं। ऐसे तो रखते नहीं है ना, जितनी देर रखना होता रखते हैं, फिर वापस लाते हैं। वापस लाने की घटना शिथिलन कहलाती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ सेकंड के लिए ही ये जो कैल्शियम आयन है ये ट्रोपोमाइसिन को लेके चला गया था, कुछ सेकंड के लिए। अब ये ट्रोपोमाइसिन कहता है नहीं भाई, मुझे तो तेरे साथ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है, ठीक है ना। तो कैल्शियम से ये ट्रोपोमाइसिन जो था ये वापस आ जाता है, और वापस आते ही इसको घेर लेता है। रिवर्स एक एक्शन हो रहा है, प्रतिक्रिया उल्टी हो रही है। अब जैसे ट्रोपोमाइसिन अलग होगा और वो आकर के सक्रिय स्थल को घेर लेगा, वैसे ही एटीपी को जगह नहीं मिलेगी, वो अपनी जगह छोड़ देगा। उल्टा हो रहा है, जो काम वहां पर हुआ था उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। कैल्शियम से ट्रोपोमाइसिन अलग हो जाता है, ट्रोपोमाइसिन जाकर के सक्रिय स्थल को घेर लेता है, एटीपी वापस हट जाते हैं, एटीपी हट जाते हैं और वापस से वही पोजीशन आ जाती है जो पोजीशन ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट थी, जो पहले आपके जो डायग्राम में थी वही आ जाती है, और जेड रेखा अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। सब कुछ अपनी जगह जाता है। कैल्शियम अब जाकर के कहां पहुंच जाता है? अंतः प्रदपी जालिका में पहुंच जाता है। सोडियम वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। पहले पद का बिल्कुल पहले और दूसरा जो स्टेप था उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। कैल्शियम अपनी जगह पर यानी अंतः प्रदपी जालिका में पहुंच गए, और सोडियम अपनी जगह पर पहुंच गया यानी वापस चला गया बाहर की ओर, और इस प्रकार की एक्टिविटीज यहां पर होती है। तो ये होता है शिथिलन। तो स्टूडेंट्स, हमने ये टॉपिक पढ़ा कि स्पेसी संकुचन की क्रियाविधि में पहला पद था उत्तेजनशीलता, जिसमें क्या होता है कि कोई भी संवेदना जब हमें टच करती है तो तंत्रिका कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से एसिटाकोलिन निकलता है, वो एसिटाकोलिन सरफेस पर फैल जाता है, सोडियम आयन को अंदर मूव करवाता है, और जब सोडियम आयन अंदर मूव हो जाते हैं तो अंदर मूव होने की वजह से क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है, एक विद्युत विभव की उत्पत्ति होती है, और विद्युत विभव जब उत्पन्न हो जाता है तो उसे उत्तेजनशीलता कहते हैं। सोडियम आयन अंतः प्रदपी जालिका में अंदर जाकर कैल्शियम को निकलवाते हैं, ये कैल्शियम आकर के ट्रोपोमाइसिन को अटैक करता है, चिपक जाता है, इसे उत्तेजन संकोचन युग्म कहते हैं। और फिर ये कैल्शियम इसको ट्रोपोमाइसिन को लेकर अलग हो जाता है, और दोनों के बीच में अनुप्रस्थ सेतु और सक्रिय स्थल के बीच में एटीपी आके लग जाते हैं, जिसकी वजह से संकुचन होता है, जेड रेखाएं पास आती हैं, आई बैंड नजदीक आते हैं, आई बैंड के सक्रिय स्थल एक एक करके फिसलते हैं अनुप्रस्थ सेतुओं पर, और इस स्थिति में नजदीक आते हैं। इस तरह से यूं मूवमेंट होता है, इसे संकुचन कहते हैं। इस प्रकार का मूवमेंट होता है, इसे संकुचन कहते हैं। जब संकुचन पूरा हो जाता है तो कैल्शियम जो होता है वो ट्रोपोमाइसिन को मुक्त कर देता है, ट्रोपोमाइसिन वापस से जाता है और फिर से जाकर के और सक्रिय स्थल के ऊपर चिपक जाता है, एटीपी को रिमूव कर देता है, और फिर से वही पोजीशन आती है, जेड रेखाएं अपनी पोजीशन में वापस जाती हैं। सोडियम अंतः प्रदपी जालिका में चलाता है, कैल्शियम सोडियम वहां से निकल बाहर चलाता है, और फिर इसे शीतलन कहते हैं। पेशी वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हुआ, हमारा पेशी संकुचन की क्रियाविधि। अब देखिए क्या होता है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो आपके कोर्स में रखा है कि एक्टिन जो प्रोटीन है, ये जो रेखाएं हैं पतली वाली, और मायोसिन प्रोटीन है, उनकी संरचना कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हमारा टॉपिक है अब कि जो प्रोटीन है, जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, जो पेशी की प्रोटीन्स हैं, तो पेशी प्रोटीन्स की संरचनाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, अगले टॉपिक में तो पेशी प्रोटीन की संरचनाओं के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, हम लोग पेशी प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिन और मायोसिन। जरा देखें, पहले हम बात करते हैं, टॉपिक है हमारा पेशी प्रोटीन्स, और पेशी प्रोटीन्स में दो हैं, एक का नाम है एक्टिन और एक का नाम है मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन, अगर मैं एक्टिन प्रोटीन की बात करूं तो दो एक्टिन तंतुओं से ये मिलकर बनी हुई हैं। ये दो एक्टिन तंतु हैं, दो फिलामेंट्स हैं, दो फिलामेंट माने तंतु। इसे मैंने F1 बोला, इसे मैंने F2 बोला है। ठीक है ना, इसे मैंने F1 बोला, इसे मैंने F2 बोला है। फिलामेंट 1 और फिलामेंट 2, समझ में आ गई कि बात नहीं आई? फिलामेंट 1 और फिलामेंट 2, तंतु 1 तंतु 2, तो इसको बोलते हैं तंतु। तंतु, ये भी तंतु है, दो धागे नुमा रचना होती है, दो तंतु होते हैं। इन तंतुओं का निर्माण गोलाकार इकाइयों से होता है, ग्लोबुलर।
गोलाकार गोलाकार उप इकाइयों से होता है, उप इकाइयों से होता है, ठीक है ना। गोलाकार उप इकाइयों से होता है, गोलाकार। और इस गोलाकार उप इकाई के ऊपर एक पतली परत चढ़ी होती है, जो रेड कलर से बना रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये रेड कलर से बना रहा हूं मैं आपको, ये वाली रेड कलर से बना रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये रेड कलर से, इस पतली रेड कलर की परत को हम बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन पाई जाती है। इस ट्रोपोमाइसिन पर बीच बीच में जगह जगह पर गुच्छे होते हैं। इसी ट्रोपोमाइसिन के गुच्छे बन जाते हैं, ऐसे इसी ट्रोपोमाइसिन के गुच्छे बन जाते हैं। इन्हें हम ट्रोपोनिन भी कहते हैं और सक्रिय स्थल भी कहते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, और इन्हीं ट्रोपोनिन को अपन सक्रिय स्थल भी कह सकते हैं या एक्टिवेशन साइट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई? क्लियर? दोबारा सुन लीजिए। एक एक्टिन तंतु की संरचना में दो तंतु भाग लेते हैं, 2 फिलामेंट्स पार्ट प्ले करते हैं। दोनों फिलामेंटों को F1 और F2 कहते हैं। प्रत्येक फिलामेंट का निर्माण गोलाकार तंतुओं से होता है और इन गोलाकार तंतुओं को अपन ग्लोबुलर इकाइयां कहते हैं। इनको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, ग्लोब्यूलर, यानी गोलाकार उपइकाइयां होती हैं। इनके ऊपर एक रेड कलर की मैंने बना रखी है, एक परत पाई जाती है। यह परत ट्रोफोमाइसिन प्रोटीन की होती है, ट्रोफोमाइसिन प्रोटीन की होती है, ठीक है ना। और यह ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन की परत के ऊपर जगह जगह पर कुछ उभरे हुए भाग होते हैं, जिन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं, जो ट्रोपोनिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार इनको सक्रिय स्थल कहते हैं। इस प्रकार एक्टिन तंतु की रचना बनती है। अगर मायोसिन की बात करूं तो एक मायोसिन तंतु का निर्माण अनेकों एकलकों से होता है, सिंगल यूनिट। एकलक माने सिंगल यूनिट, और एक सिंगल यूनिट को मीरोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीरोमियर कहते हैं। तो एक मीरोमियर की संरचना अगर मैं देखूं तो वो इस प्रकार की आपको दिखाई देती है, जिसमें एक हेड होता है, दिस इज द हेड, ठीक है ना, और एक टेल होती है, टेल। ये कहलाते हैं हैवी मीरोमियर, HMM, और ये कहलाते हैं लाइट मीरोमियर, यानी कि उच्च अणुभार वाले यौगिक यहां पर पाए जाते हैं। उच्च अणुभार यहां पर मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा? निम्न अणुभार मिलेगा। यानी जो भी तत्व यहां पर होंगे जिनसे इनका निर्माण होता है वो सभी उच्च अणुभार वाले होंगे, वो हेड बनाएंगे। निम्न अणुभार वाले होंगे। यहीं पर क्या होता है? इसे क्रॉस व्यवस्था कहते हैं। क्रॉस रूपी व्यवस्था के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर हमको मायोसिन का दिखाई देता है। तो मायोसिन जो होता है वो अनेकों एकलकों से मिलता है, जिन्हें मीरोमियर्स कहते हैं। प्रत्येक मीरोमियर के स्ट्रक्चर्स में एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड जो होता है वो उच्च अणुभार वाले पदार्थों से निर्मित होता है, और टेल जो होती है वो निम्न अणुभार वाले से होती है। जो हेड होता है ये इसी को अपन अनुप्रस्थ सेतु भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्रॉस रूपी व्यवस्था पाई जाती है, एक दूसरे का क्रॉस करते हुए व्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार का मायोसिन प्रोटीन का एक तंतु की संरचना होती है। कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं आपके नोट में। नंबर 1 देखो, एक होता है मायोग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। अगर मायोग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन का मान बढ़ गया पेशी में, तो पेशी रेड हो जाएगी, लाल हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन ज्यादा खींचेगी, ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगी। समझ में आ गई? इन्हें रेड मसल्स कहते हैं। मायोग्लोबिन का रिलेशन किससे होता है? Fe से होता है, लोहे से होता है। तो कुछ पेशियां क्या होती हैं, कभी कभी उनमें मायोग्लोबिन नाम के प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। मायोग्लोबिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने से वो पेशियां लाल दिखाई देती हैं, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा नोट है, यदि मायोग्लोबिन कम हो जाए, यदि मायोग्लोब्यूलिन कम हो जाए, लेस हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा भैया जी? कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी,
उन्हें हम सफेद पेशियां कहते हैं, व्हाइट पेशियां कहते हैं। आए समझ में? क्या बोलते हैं भैया जी? सफेद पेशियां कहते हैं, ठीक है ना, व्हाइट पेशियां। तो ऐसी पेशियां ऑक्सीजन का कम परिवहन करती हैं। कई बार क्या होता है, पेशियां जब ज्यादा कार्य करती हैं, ज्यादा वर्क करती हैं, ज्यादा कार्य करती हैं, तो उनमें लैक्टिक एसिड बन जाता है ग्लूकोज के विखंडन से, ग्लूकोज के टूटने से, विखंडन से। छोटी छोटी बातें इसलिए जल्दी से पढ़ा रहा हूं। ग्लूकोज के विखंडन से लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड जब बन जाता है तो वो मांसपेशियों में जमा हो जाता है, और जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो पेशियां ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती, और पेशियों में दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द। इसे मसल फटीग कहते हैं, मसल फटीक्यू कहते हैं, फटीग कहते हैं, फटीग। पेशियों में दर्द की अवस्था को मसल फटीग कहते हैं। पेशियों में दर्द क्यों होता है? अगर मांसपेशियों से ज्यादा काम ले लिया, थक ज्यादा गए, लगातार चल रहे हैं, तो दर्द होता है कि नहीं होता है? गोवर्धन जी की परिक्रमा दे के आओ, जब होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा काम कर लिए, लगातार टारगेट है 6 घंटे में पूरा करना है, तो आपके जो ग्लूकोज है उनमें उनका विखंडन होते होते, वैसे ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, CO2 H2 बनते हैं, पर यहाँ लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, अनऑक्सीजन हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल पेशी में जमा हो जाएगा, इसलिए पेशियां दर्द करेंगी। इसे मसल फटीग कहते हैं। आई समझ में आपको? नहीं आई बात? ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया पेशी तंत्र के बारे में। पिछले 3 वीडियो आज का मिला करके 3 वीडियो में मैंने आधा चैप्टर कर दिया क्लियर। पेशी तंत्र क्या होता है, पेशियां कैसे होती हैं, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, पेशी की संरचना क्या होती है, पेशी तंतु की संरचना क्या होती है, पेशी तंतु में भी अगर आप बात करोगे एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन क्या है, उनकी संरचना क्या होती है, पेशियां काम कैसे करती हैं, ये हमने बता दिया। अगले जो वीडियोस बनेंगे उनमें कंकाल तंत्र चलेगा कंप्लीटली, कि कंकाल तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, बोन्स होती हैं, कैसे कैसा कंकाल काम करता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है हमारी बॉडी में, और फिर डिजीज की बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।